स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को। द जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट द रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस टू आयोटा डिवाइडेड बाई जेड प्लस टू आयोटा इज जीरो। देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस जेड माइनस सिक्स प्लस एट आयोटा। स्टूडेंट्स इसमें मैं आपको बता दूं, अगर कहीं भी आपको जेड वन माइनस जेड टू इसका मॉड दिखे तो इसका मतलब है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स हैं आपके पास, जेड वन एंड जेड टू, उनके बीच का डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको जेड का डिस्टेंस निकालना है 6,8 से, और जेड क्या है, जेड इस लोकस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, ये डिस्टेंस ऑफ जेड, जेड कोई पॉइंट है और एक पॉइंट 6,8 है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये आपसे पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। अब जेड एक मूविंग पॉइंट है, तो जेड कैसे मूव करेगा, जेड कुछ इस तरह से मूव कर रहा है कि रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस टू आयोटा अपॉन जेड प्लस टू आयोटा, ये है ज़ीरो, है ना, ये ज़ीरो है। तो देखो इसको करने के वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं। बात करें मेथड वन की, जो कि आप सिंपली जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करेंगे, जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर देंगे, तो ये जो बनेगा रियल पार्ट ऑफ जेड की जगह क्या आएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस टू आयोटा एंड एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस टू आयोटा। इसको आप सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो देखो ये एक मीन्स जैसे इसको आप ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखोगे ना, जब आप अंदर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखोगे और उसका बी कर दोगे ज़ीरो, मतलब उसका बी नहीं, इसका रियल पार्ट ज़ीरो है, उसका ए कर दोगे आप ज़ीरो, तो वहाँ से आपके पास एक एक्स और वाई में एक लोकस मिलेगा, लोकस इन एक्स एंड वाई, मतलब लोकस ऑफ जेड मिल जाएगा, जेड का लोकस मिल जाएगा आपको, और जेड मिल गया, देन आप उसका डिस्टेंस निकाल सकते हो फिर 6,8 से फर्दर। तो ये मेथड तो स्टूडेंट्स आप खुद ट्राई करेंगे, मैं यहाँ पे आपको एक डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अप्रोच से ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। देखो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ज़ीरो है तो इसका मतलब जो जेड है ना वो प्योरली इमेजिनरी है। तो मैं इसका यूज़ कर लूँगा, इमेजिनरी है तो उसका जो आर्गूमेंट है या तो फिर पाई बाय टू आएगा या माइनस पाई बाय टू आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ जेड माइनस टू आयोटा अपॉन जेड प्लस टू आयोटा, ये प्योरली इमेजिनरी है, तो उसका जो आर्गूमेंट आएगा जेड माइनस टू आयोटा डिवाइडेड बाय जेड प्लस टू आयोटा, ये या तो पाई बाय टू होगा या फिर माइनस पाई बाय टू होगा, क्योंकि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स प्योरली इमेजिनरी हो तो या तो वो पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे होता है या फिर नेगेटिव साइड होता है, क्योंकि यहाँ पाई बाय टू बना और नीचे को माइनस पाई बाय टू बना, है ना, ये दो केस हो सकते हैं ना, वो सिर्फ इमेजिनरी एक्सिस पर ही लाई करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है। तो इसका जो आर्गूमेंट है ये पाई बाय टू या माइनस पाई बाय टू हो सकता है। अच्छा अब अगली बात करते हैं। अब ज्योमेट्रिकली अगर क्वेश्चन करना हो ना तो आपको स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिकली मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सी चीज़, जैसे ये एक्सप्रेशन है व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ये डायरेक्टली एक लोकस होता है, स्टैंडर्ड लोकस होता है जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है रेगुलर, जब आप 11th कर रहे होते हैं तो ऐसे बता दिया जाता है कि अगर जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड प्लस जेड वन कुछ ऐसे पाई बाय टू आ जाए तो जेड का रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको समझा देता हूँ, अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो ना जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू, और ये आर्गूमेंट अगर थीटा है, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास एक लाइन सेगमेंट है इसको, है ना, यू हैव अ लाइन सेगमेंट, और वो लाइन सेगमेंट क्या है, जेड जेड वन को ज्वाइन करता है और दूसरा है जेड और जेड टू को ज्वाइन कर रहा है, एंड जेड माइनस जेड वन लिखा है। तो
जेड माइनस जेड वन लिखा है ना, तो सिंपली इसको मतलब ये वेक्टर कुछ ऐसे है ना, जेड वन है फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो जेड वन से जेड की तरफ गए। देखो स्टूडेंट्स, वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। तो जेड क्या है, फाइनल कोऑर्डिनेट है, ये जेड वन इनिशियल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो जेड वन से जेड की तरफ एक वेक्टर आया, ठीक है। इसी तरह जेड माइनस जेड टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये जेड टू से जेड की तरफ एक वेक्टर आया। तो ये इन दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इनके बीच का जो एंगल है ना, एंगल, अब एंगल को लिखने का तरीका, जो ऊपर वाला न्यूमरेटर में जो वेक्टर लिखा होगा ना, उसको अपने फाइनल मानना है और इसको मानना है इनिशियल, और मूवमेंट करानी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये नीचे वाला इनिशियल है, तो ये वाला इनिशियल है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में, और फाइनल वेक्टर की तरफ जाना। ये इनिशियल वेक्टर है और ये फाइनल है, तो उनके बीच का जो एंगल है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो थीटा होगा। तो मतलब इस डायग्राम के हिसाब से ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया छोटा सा, कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। इसी को रोटेशन थ्योरम भी बोलते हैं वैसे तो, ठीक है, मतलब उसी की थोड़ी शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, बात करें इस प्रेजेंट क्वेश्चन की, तो प्रेजेंट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट कितना है, 0,2 है, यहाँ पे बनाया मैंने 0,2, और एक है 0,-2। अब जेड एक ऐसा पॉइंट है, जेड इज अ मूविंग पॉइंट सच दैट, वो उस जेड से मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा ना, तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो एंगल या तो π/2 बनाएगा, है ना, या फिर -π/2 बनाएगा। तो या तो इस साइड होगा या फिर ऐसे आएगा। ये दो केस ही बन सकते हैं स्टूडेंट्स, π/2 -π/2। मैंने दोनों डायग्राम दोनों केस ले लिए। तो π/2 कब कैसे बनेगा, अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ इसको एक सर्कल होना पड़ेगा उसके लिए। यहाँ पे सिर्फ एक सर्कल बना सकता है π/2 एंगल, है ना। तो मतलब जेड का जो लोकस है ये एक सर्कल है, इट इज़ अ सर्कल। सर्कल क्यों हुआ, क्योंकि सर्कल में ही देखो ये डायमीटर है, दिस इज डायमीटर, डायमीटर ही तो सरकमफ्रेंस के ऊपर 90 डिग्री बना सकता है ना, तो मैंने उस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया। अब एक अगर ये सर्कल है तो इसकी इक्वेशन डायरेक्ट आई, देखो डायमीटर है तो ये डिस्टेंस, ये रेडियस के बराबर 2 हो जाएगा, तो इक्वेशन आ गई कितनी, x² + y² = r², 2 का स्क्वायर, ये x² + y² = 4 आएगा। और स्टूडेंट्स आप देखेंगे जब आप इस मेथड 1 को सॉल्व करेंगे ना यहाँ से, तब भी आपको यही इक्वेशन मिलेगी, यही मिलेगी। मतलब ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट होता, अगर आपको सारी चीज़ें पहले से पता होती डायरेक्टली। ये x² + y² = 4 आ गया। अब पॉइंट को बना देते हैं, जो पॉइंट पूछा हुआ है 6,8 एक पॉइंट है, मैंने यहाँ शो कर दिया 6,8, 6,8 का डिस्टेंस चाहिए जेड से। जेड ये सारे पॉइंट हैं स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट्स। अब सर्कल से इसका मैक्सिमम डिस्टेंस, तो सेंटर को ज्वाइन करेंगे, अलॉन्ग द सेंटर होगा, और मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा, एक पॉइंट ये है इंटरसेक्ट करने वाला, एक बी है, और मान लो ये सी है, तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो ए सी है ना, ए सी, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, और बी वाले का मिनिमम होगा। तो अगर मैं ए सी की वैल्यू लिखूँगा तो देखो कितना आएगा, दैट विल बी मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, ये वाला मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। सेंटर से ज्वाइन किया इसको, लाइन को यहाँ तक, ये ए, ये बी, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड -6 + 8 आयोटा। डायग्राम में दिख रहा है कि ये ए सी है, तो अगर ये ए सी है, सर्कल की रेडियस कितनी है, रेडियस सर्कल की है, देखो ये ओरिजिन है यहाँ पर, दिस इज ओरिजिन, दिस पॉइंट इज ओरिजिन। तो ओरिजिन से 6,8 का डिस्टेंस 10 हुआ ना, और रेडियस कितनी है 2 है, तो फर्दर ये आ जाएगा 10 + 2 विच इज़ 12। 10 कैसे आया, ये आ गया ओ सी, ये वाला पॉइंट है स्टूडेंट, दिस इज सी, दिस इज ओ सी + AO, तो डायरेक्टली 12 आ गया। तो स्टूडेंट्स आंसर तो इसका आ गया है, लेकिन मेन बात है कि PYQs को जब आपने करना होता है तो उसके थ्रू आपने कंसेप्ट रिवाइज करने होते हैं, या कोई चीज़ मिस हो गई है चैप्टर के दौरान तो उसको फिर से
पढ़ लिया जाए, यही तो उसका पर्पस होता है। तो अगर मेथड 1 में से आप करते ना तो आपके पास देखो इक्वेशन आती, इक्वेशन वहाँ से भी यही आती, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। और उसके बाद भी आप डायग्राम बिना बनाए इसको करना चाहते तो यहाँ पर ट्राइंगल इनइक्वलिटी लगती सॉल्व करने के लिए, ट्राइंगल इनइक्वलिटी, उसका यूज़ करके आप वहाँ से भी 12 निकाल सकते थे। ट्राइंगल इनइक्वलिटी कैसे लगती, क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 आया तो उसका मतलब मॉड जेड की वैल्यू 2 है, और आपसे पूछा है जेड माइनस 6 प्लस 8 आयोटा, तो ट्राइंगल इनइक्वलिटी के हिसाब से ये हमेशा छोटा होकर रहेगा दिस 6 प्लस 8 आयोटा। तो इसकी मॉड जेड की वैल्यू तो 2 है और इसका मॉड कितना है तो 10 आ जाएगा, 12। तो यहाँ से भी कर सकते हैं। कई तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के, ऐसा नहीं है। आप किसी क्वेश्चन को डिफरेंट तरीक़ों से करके देखा करो, कंसेप्ट तभी मजबूत बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं।